बिहार बोर्ड वाले जो दहशत खाते हैं हिंदी मीडियम वाले, आप इसको कैसे देखते हो? आपको आपका क्या ऑब्जर्वेशन है, आउटलुक है? मुझे लगता है हिंदी मीडियम के बच्चे बीपीएससी का प्रिपरेशन देखें तो बीपीएससी एक तरह से उसका सबसेट ही है, मतलब उसके अंदर का एक पार्ट हुआ, हिस्सा हुआ। मुझे लगा कि मैं सेल्फ स्टडी से ज़्यादा बेनिफिट करूंगी, तो 4 महीने बाद मैं कोचिंग जाना मैंने बंद कर दिया आपने? जी। और ये जो लगभग 1 महीने का समय बचा है प्रीलिम्स के लिए, तो इस 1 महीने में कम तो आप 10 साल का लगा लें। 10 साल का भी रिलेवेंट है पहले का। कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो बनाने की अपनी बात कही कि वो क्लियर होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। स्टैंडर्ड बुक से मुझे नहीं लगता कि शायद वो आ पाएगा। मेंस की बात करें तो मेंस में टाइम मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर टाइम 1-2 मिनट भी इधर उधर होता है तो वो आपको आपका 7 या 8 मार्कर का क्वेश्चन वो आपको कॉस्ट कर देता है, तो उसके लिए ये। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अभी हमारे साथ प्रीतिशा मैम है और जो 70th बीपीएससी का जो रिजल्ट आया है उसमें मैम को बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मिला और रैंक इनकी लगी है 25th। तो इसके पहले भी सिलेक्ट हो चुकी है 69th में और एलईओ के पोस्ट पे अभी सर्विस भी दे रही है। इनसे जानेंगे इनका जर्नी क्या रहा था, क्या मोटिवेशन रहा था और इन्होंने क्या रिसोर्सेस वगैरह फॉलो किया था जिससे आपको बेनिफिट हो आने वाली बीपीएससी के जो भी एग्जाम है। सो मैम, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन आपको। थोड़ा बताएं पहले अपने बारे में। जी, मेरा नाम प्रीतिशा है और मेरी जो प्राथमिक पढ़ाई हुई है वो रांची से हुई है। तो मैंने आईसीएसई बोर्ड बिशप वेस्टकॉट गर्ल्स स्कूल डोरंडा से 10th पास किया और वहाँ पे मेरा आंसर राइटिंग का काफ़ी अच्छा फाउंडेशन बन गया था। तो आंसर राइटिंग के लिए मुझे बाद में चैलेंज फेस नहीं करना पड़ा था। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन मेरा बीटेक रहा है बीआईटी मेसरा से। मैं 2021 की पास आउट हूँ। अच्छा, बीआईटी में आपने आईसीएसई का नाम लिया तो मेरे दिमाग में तुरंत वो हुआ, एक कमेंट में लिख के जाते हैं एस्पिरेंट बिहार बोर्ड वाले, खास करके सीबीएसई वालों को देख के वो लोग दहशत खाते हैं, इंग्लिश मीडियम वालों को बेसिकली। और आप आईसीएसई बोर्ड का नाम लेके और मतलब कि तो और ऊपर का चीज़ हो गई है कि आप इसको कैसे देखती हैं? सपोज कोई बिहार बोर्ड का स्टूडेंट्स है या फिर कोई सीबीएसई या फिर आईसीएसई का है, तो कुछ डिफ्रेंशिएट कर पाओगे? आपकी सबके लिए समान लेवल प्लेइंग आपको लगता है? कुछ दोनों में ही फ़ायदे हैं। मेरा भाई वो सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा है तो मैंने नज़दीक से देखा है, क्योंकि मैं आईसीएसई बोर्ड और मेरा भाई सीबीएसई बोर्ड। तो सीबीएसई में ज़्यादा रोट लर्निंग पे हम ध्यान नहीं देते हैं और वहाँ पे एनालिटिकल ज़्यादा रहता है। आईसीएसई में नहीं, सीबीएसई में एनालिटिकल ज़्यादा रहता है, थोड़ा मैथमेटिक्स की ओर मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल रुझाव रहता है। और आईसीएसई में रहता है कि आपका जो एक लिटरेरी जो एक्यूमेन है उसको काफ़ी बढ़ावा दिया जाता है, तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं राइटिंग में मदद कर देता है। ये आपने नहीं बताया लेकिन कि जो बिहार बोर्ड वाले जो दहशत खाते हैं हिंदी मीडियम वाले, आप इसको कैसे देखते हो? आपका क्या ऑब्जर्वेशन है, आउटलुक है? हिंदी मीडियम में भी बच्चे काफ़ी संख्या में क्वालिफाई करते हैं एग्ज़ाम, और मुझे लगता है कि हिंदी मीडियम के बच्चे काफ़ी मेहनती होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी मैं डिफरेंशिएट नहीं करती हूँ दोनों में। दोनों ही माध्यम है अपने जो इन्फॉर्मेशन और अपने जो आइडियाज़ है उनको एग्जामिनर तक पहुँचाने का बस माध्यम है। जी बिल्कुल, आपने बहुत बड़ी बात कही कि जो इन्फॉर्मेशन है उसको कैसा हम उसको प्रेजेंट करते हैं, जाहिर सी बात है। कितने साल से मैम तैयारी कर रही थी आप? मैं 2021 में मैं पास आउट हुई थी बीआईटी मेसरा से। उसके बाद लगभग 1 साल मैंने 2 अलग अलग प्राइवेट कंपनीज़ में इंटर्नशिप करा था। तो उसके बाद 2022 के बाद मैं 2023 में दिल्ली आई और फिर वहाँ पे मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। शुरुआत में मेरा एम था यूपीएससी का, तो मैंने यूपीएससी को ही टारगेट रख कर अपनी प्रिपरेशन करी थी दिल्ली से। और उसके बाद मैंने 2 अटेम्प्ट्स दिया यूपीएससी में, जिसमें मेरा प्रीलिम्स कुछ नंबर से रह गया। दोनों में? जी, दोनों में। एक बार जीएस में कम रहा मार्क्स और दूसरी बार मेरा सीसैट पेपर में कम रह गया था। उसके बाद घर वालों ने सुझाव दिया कि तुम बीपीएससी भरो, तो मैंने 69वीं में सबसे पहले बीपीएससी का फॉर्म भरा था। और उसमें जब मैं एग्ज़ाम मैंने दिया, प्रीलिम्स दिया, तो मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं था कि उसमें हो जाएगा, पर लकीली जब पीडीएफ आया तो उसमें देखा मेरा नाम है और उसमें हो गया। ओके, आपने ऐसा बताया कि आप दिल्ली गई और वहाँ यूपीएससी के लिए आप मतलब प्रिपरेशन कर रही थी। एज मिलता है क्या उन लोगों को जो यूपीएससी, क्योंकि मोस्टली हम भी देखते हैं जहाँ जाते हैं इंटरव्यू वगैरह करने, तो उनका जो बैकग्राउंड होता है वो कहीं ना कहीं यूपीएससी के थ्रू वो लोग बीपीएससी में पहुँचे होते हैं, प्रिपरेशन का जरूरत नहीं होता। तो कुछ है उसका बेनिफिट, मैंने सिलेबस के लेवल पे जो कि ओवरलैप करे या फिर जो भी मतलब क्या बेनिफिट है उसका?
देखिए, यूपीएससी का प्रिपरेशन थोड़ा होलिस्टिक तो रहता है। मतलब अगर हम यूपीएससी का प्रिपरेशन देखें तो बीपीएससी एक तरह से उसका सबसेट ही है, मतलब उसके अंदर का एक पार्ट हुआ, हिस्सा हुआ। उसमें आप बिहार स्पेशल को ऐड कर दे तो वो आपका बीपीएससी का सिलेबस बन जाएगा, ये है। और दूसरा ये है कि ऐसा ट्रेंड देखा गया है कि बीपीएससी भी प्रीलिम्स में खासकर जो क्वेश्चंस आजकल बना रही है, तो थोड़ा सा यूपीएससी के पैटर्न पे बीपीएससी भी कोशिश कर रही है क्वेश्चंस बनाने की, तो इसमें थोड़ा सा तो एज मिल जाता है। मतलब उसका बेनिफिट मिलता है जी, कहीं ना मिलता है। कहीं। ओके मैम, कोचिंग वगैरह का कुछ रहा है आपके इसमें? लिया था आपने कोचिंग वगैरह, फिर सेल्फ स्टडी का? मैं जब दिल्ली गई थी तो मैंने एक काफ़ी जो वहाँ नामचीन एक कोचिंग थी, मैंने उसमें एडमिशन लिया था। लेकिन वहाँ पे मैं कुछ महीने मैंने क्लासेस किया था, तो थोड़ा सा मुझे लगा कि मैं सेल्फ स्टडी से ज़्यादा बेनिफिट करूँगी, तो 4 महीने बाद मैं कोचिंग जाना मैंने बंद कर दिया आपने? जी, और मैं घर से पढ़ने लगी। अब मैम आप ये बताएं कि बदलते पैटर्न के अकॉर्डिंग, जैसे कि अभी 26 जुलाई को जो फिर से प्रीलिम्स होने वाला जी। है 72 का, जी। तो अभी जो समय बचा हुआ है इसमें एस्पिरेंट्स कहाँ पे ज़्यादा फोकस करें और किस तरीके से वो अपने प्रिपरेशन को आगे लेके चले कि वो उसको टैकल कर सके, उसको क्रैक कर सके प्रीलिम्स को? अभी जो लगभग 1 महीने का समय बचा है प्रीलिम्स के लिए, तो इस 1 महीने में आपको क्वेश्चंस बनाना पड़ेगा। अब आप क्वेश्चंस कहाँ से बनाएंगे? आप घटना चक्र की किताबें उठाएंगे। घटना चक्र में आप देखेंगे कि क्वेश्चंस रिपीट होंगे। इनफैक्ट जो अभी बीपीएससी मैंने 71वीं भी दिया था प्रीलिम्स, तो उसमें भी डायरेक्ट पॉलिटी के क्वेश्चंस आए थे घटना चक्र के। तो आप हिस्ट्री करें घटना चक्र से, आप पॉलिटी ज़रूर करें घटना चक्र से। साइंस भी बहुत लोग करते हैं, पर मैंने अभी तक साइंस किया नहीं क्योंकि मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड था साइंस में, पर आप लोग कर सकते हैं साइंस का घटना चक्र। इसके अलावा आप ये करंट अफेयर्स आप करें, कोई भी मैगज़ीन उठाकर। कोई सजेस्ट कीजिए आप जो। जी, मैंने एड्यूटेरिया का अच्छा, यूज़ किया था, करंट अफेयर्स मैगज़ीन, तो उससे करंट अफेयर्स कवर कर सकते हैं। एक बिहार स्पेशल के लिए आप एक किताब लेके वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको बस इतना ही अच्छा, है। पीवाईक्यू का रिलेवेंसी अभी भी है ना? जो कितने साल का पीवाईक्यू जैसे प्रीलिम्स के लिहाज से भी लगाया जाए, जैसे कि 10 कम में से कम सच तो आप 10 साल का लगा लें। 10 साल का भी रिलेवेंट है पहले। ओके मैम, ये बताइए कि जो मेंस वाले एस्पिरेंट हैं, जो मेंस के जो प्रिपरेशन करेंगे इन फ्यूचर, उनको कंटेंट के लेवल पे, बुक्स के लेवल पे सारे लोग पता होता है कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को। जो आंसर राइटिंग होता है उसमें फंसते हैं लोग। आंसर राइटिंग स्किल को कैसे इन्हांस किया जा सकता है, कैसे उसमें बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि मेंस का आंसर राइटिंग सब कुछ वो है, रैंक डिटरमाइन जी करता है। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो जब आप शुरुआती दौर में आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हैं, तो सबसे पहले आता है कि सब चीज़ों को समझना। अगर आप मेंस की एग्ज़ाम लिख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसको आपने पहले कभी देखा नहीं रहता, तो उस समय आपका जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहता है वो काफ़ी काम दे देता है। जैसे 70th बीपीएससी में ही एक क्वेश्चन आया था जिसमें विंटर मानसून के बारे में बात किया गया था। तो अगर अचानक से ये आ जाए और आप वो समझे ही नहीं कि वो कॉन्सेप्ट क्या है, मेंस के पेपर में आया था, तो आप वो लिख नहीं पाएंगे। तो सबसे पहला कंसेप्चुअल क्लैरिटी। बुक्स मैटर नहीं करता है, हर बुक कोई भी किताब आप लेके पढ़े उसमें लगभग सेम इन्फॉर्मेशन रहता है। तो सबसे पहले तो आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी, आप चीज़ों को समझें सबसे पहले। और दूसरा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जितना करेंगे, एक कोई भी स्टैंडर्ड कोचिंग सेंटर का जो मेंस टेस्ट सीरीज़ रहता है उसको ज्वाइन कर ले, और उसके बाद फिर आप उसको रेगुलरली देते रहे, प्रैक्टिस करें, और अपने आंसर्स में डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स इनकॉर्पोरेट करें। इंडिया का मैप, वर्ल्ड का मैप, बिहार का मैप आपके टिप्स पे होना चाहिए। 5 सेकंड में आपको एग्ज़ाम में वो ड्रॉ करने आना चाहिए, उतना प्रैक्टिस कर ले। तो इस तरह धीरे धीरे आपका आंसर काफ़ी इन्हांस हो जाएगा। ओके, जैसे आपने बताया कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो बनाने की अपनी बात कही कि वो क्लियर होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। स्टैंडर्ड बुक से मुझे नहीं लगता कि शायद वो आ पाएगा। तो एनसीईआरटी को अतुल प्रसाद सर ने कहा भी था, शायद आपको पता भी होगा कि ऐसा नहीं होने वाला बीपीएससी। आपको एनसीईआरटी उन्होंने रिकमेंड भी किया था कि एनसीईआरटी पढ़ो। तो एनसीईआरटी जो एस्पिरेंट पढ़ना चाहते हैं तो वो कौन सी एनसीईआरटी पढ़ें और कौन से क्लास तक एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है? एनसीईआरटी मोस्टली 9, 10, 11, 12 का बुक आप रेफ़र कर सकते हैं, पर अगर आपके कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा वीक है तो आप उसके पहले के भी एनसीईआरटीज़ रेफ़र कर सकते हैं। मैम, टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है प्रिपरेशन में। उसमें कैसे मैनेज करना होता है, चाहे प्रीलिम्स के लिए? अब तो प्रीलिम्स में ये ऑप्शन फिर से आ गया है ना, तो जिसके चलते समस्या भी होगी, समय भी उसमें ज़्यादा लगेगा। मेंस में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें समस्या उनको होती है आंसर लिखने में, जी। तो उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है?
प्रीलिम्स में अगर ई ऑप्शन है तो आपके अकेले के लिए नहीं है, सबके लिए है ई ऑप्शन। तो उसे घबराना नहीं है, सबको ई ऑप्शन, सब लोग उसको भरेंगे। तो कंपटीशन वैसे भी लेवल प्लेइंग ही रहेगा, उसके लिए ज़्यादा सोचना नहीं है। और दूसरा है कि ई ऑप्शन है तो आप ज़रूर से कोचिंग में जा कर के आप प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह लगाएं, या घर बैठ कर के भी आप प्रैक्टिस टेस्ट लगवा सकते हैं। और अगर मेंस की बात करें तो मेंस में टाइम मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर टाइम 1-2 मिनट भी इधर उधर होता है तो वो आपको आपका 7 या 8 मार्कर का क्वेश्चन वो आपको कॉस्ट कर देता है। तो उसके लिए यही सोल्यूशन है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। आप टेस्ट लगाएं, मॉक लगाएं। मान लीजिए अगर किसी टेस्ट में आपके 3 क्वेश्चंस छूट गए, दूसरे टेस्ट में आप कोशिश करिए कि कम छूटे। वैसे आपके अगले टेस्ट में हो सकता है 2 छूटे, उसके अगले टेस्ट में 1 छूटे और उसके बाद छूटे ही ना। तो प्रैक्टिस ही वो समाधान है। ओके मैम, आप कौन से सब्जेक्ट में, कौन से सेक्शन में सबसे ज़्यादा अपने मैंने आपको डिफ़िकल्टी हुई एक तरीके से, आपका जो पूरे प्रिपरेशन के दौरान उस कैसे उसको कोप अप किया था आपने? मुझे थोड़ा सा इकोनॉमिक्स हार्ड लगा रहा है, तो उसके लिए इकोनॉमिक्स भी काफ़ी कंसेप्चुअल एक सब्जेक्ट है। तो बीपीएससी में तो फिर भी इकोनॉमिक्स का लेवल ठीक ठाक है, सामान्य है, और ज़्यादा फोकस बिहार बजट या बिहार इकोनॉमिक सर्वे पे ही होता है। तो एज सच यहाँ दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है। आपसे मैं अब जानना चाहूँगा, एस्पिरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहोगे आप? मतलब 2-3 चीज़ें जो आपको बतानी हो, जो आपने पूरा इस प्रोसेस के दौरान सीखा और इनके साथ साझा करना चाहो आप। एस्पिरेंट्स मैं 2 तरीके की देखती हूँ। एक वो लोग होते हैं जिनका प्रीलिम्स जल्दी निकलता नहीं है और मेंस तक कभी नहीं पहुँच पाते, तो वो लोग प्रीलिम्स पे ज़्यादा फोकस करें। वो लोग टारगेट तरीके से प्रीलिम्स को निकाले, मेंस भी निकल जाएगा, इंटरव्यू भी निकल जाएगा। 69th में जब प्रीलिम्स निकला था, उसके बाद मैंने पहली बार देखा कि अच्छा जीएस में 2 पेपर्स होते हैं, जीएस 1 में डीआई भी होता है, एक ऐसे पेपर भी होता है। तो पहली बार मैंने जाना, और लगभग 1 महीने पहले से मैंने पढ़ाई स्टार्ट किया, और मेरा उसमें भी आखिरकार चयन हो गया। तो जिनका प्रीलिम्स वीक है वो प्रीलिम्स पे ध्यान दें। और अगर मेंस की बात करें तो मेंस में 2-3 चीज़ें हैं जो आपको माइंडफुल रहना है। पहले तो आपको क्वेश्चंस सारे अटेम्प्ट करने हैं, आपको छोड़ना नहीं है क्वेश्चंस, क्योंकि आप क्वेश्चंस छोड़ेंगे तो उसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि आपको कोई एक भी मतलब मार्क कुछ भी नहीं मिलेगा। आप गलत भी लिख दें, लेकिन लिख दें, अटेम्प्ट कर दें वो क्वेश्चन को। और दूसरा ये है कि आप टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करें, क्योंकि टाइम इधर उधर होता है तो फिर उससे क्वेश्चंस छूट जाते हैं। और तीसरा है कि आप डीआई पे फोकस करें। डीआई आजकल एक डिसाइडर बन चुका है, डिसाइडिंग फैक्टर बन चुका है, जो आपके रैंक को इन्फ्लुएंस कर सकता है। यही 2-3 बातें हैं। ओके मैम, थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही प्रोसेस टाइम दिया हमें। दोस्तों, मैम ने अपनी जर्नी बताया, क्या रिसोर्सेस इन्होंने फॉलो किया था वो बताया, तो डेफिनेटली आपके बीपीएससी की जर्नी में वो मददगार साबित होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, जैसे कि चैनल सपोर्ट, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच मैम।